नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो मैं इनको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले इसका एक और पार्ट मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो आपके प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, तो आपके कवर हो जाएंगे प्राचीन भारत से रिलेटेड। और जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो UP SSC बंद दरोगा हो, SSC GD हो और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम जो भी आपके आने वाले हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक रिवीजन टाइप के ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ से आपकी GS जो है जल्दी से जल्दी आपकी कवर हो जाएगी। तो इसी तरीके के वीडियो जो है मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है अगले वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हम मौर्य वंश तक पहुंच चुके थे। तो मौर्य वंश हमारा चल रहा था, तो मौर्य वंश में उसके आगे की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा फैक्ट था उसमें था कि बिंदुसार अनुयायी था। जो मौर्य वंश का राजा था बिंदुसार, वो किसका अनुयायी था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बात करें बिंदुसार जो है किसका पुत्र या फिर उत्तराधिकारी था? तो अशोक का था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? इस पे ये बात पे चर्चा करी गई है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था या उसका उत्तराधिकारी कौन था। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। अगला देखते हैं कि अशोक जो है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने धम्म को स्वीकार कब किया? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 263 ईसा पूर्व में, उसके बाद में जो है अशोक ने धम्म स्वीकार किया। बात करते हैं अगले कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? तो अशोक का जो पुत्र था महेंद्र और उसकी जो पुत्री थी संघमित्रा, तो उसने इन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आगे देखते हैं कि शिलालेख का प्रचलन जो है प्रारंभ कब किया? शिलालेख का मतलब वही जो पत्थरों पर जो लिखाई होती है, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो उन पर लिखकर सूचनाएं दी जाती हैं। तो उनका प्रचलन किसने प्रारंभ किया? अशोक के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी, तो वो सबसे पहले शिलालेख की जो भाषा प्रयुक्त हुई थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा। अच्छा, बात कर लेते हैं खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो कहने का मतलब अभी हम लोग इस तरफ से जाते हुए इस तरफ से पढ़ते हैं तो ये जो है देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। और खरोष्ठी लिपि किस तरीके से पढ़ी जाती है? तो अगर हम इस तरीके, जैसे यहाँ से 7वां लिखा है, अगर हम इधर से इस तरफ को पढ़ेंगे दाहिने से बाएं जाते हुए, तो ये लिपि बोलते हैं हम लोग खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि जो है लिखी जाती थी दाहिने से बाएं की तरफ। ब्राह्मी लिपि कब कैसी लिखी जाती थी? बाएं से दाएं की तरफ, जैसे कि अभी देवनागरी लिखी हुई जाती जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं कि अशोक के शिलालेख जो संख्या टोटल कितनी है? 14। अशोक के टोटल शिलालेख कितने हैं? 14 की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इनको अच्छे से पढ़िए और 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको ये तथ्य जो है वो आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख जो था वो कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। लंबा स्तंभ लेख मतलब कि वो कौन सा स्तंभ लेख जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं? तो सबसे ज़्यादा सूचनाओं वाला कौन सा अभिलेख है? 7वां। अगला देखते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसप थे पढ़ने वाले। 1837 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे बात करते हैं कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? जो रुम्बिंदेही स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा है। अगला देखते हैं कि अशोक का नाम अशोक जो है वो किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो जो मास्की और गुर्जरा है, तो मास्की कहाँ पर स्थित था? आंध्र प्रदेश में। और गुर्जरा कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में जो अभिलेख है, तो इसमें अशोक का नाम अशोक दिया गया है। आगे देखते हैं कि अभिलेखों में अशोक को कहा गया, तो उसका उपनाम या उपाधि क्या दी गई? देवनाम प्रिय। अगला देखते हैं कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में? भाब्रू शिलालेख जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अब बात करते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची का स्तूप का निर्माण जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भरूत स्तूप कहाँ पर स्थित है?
ये अशोक के टाइम पीरियड पे बना था और मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। और अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया? शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कराया था। वो टोटल कितने अश्वमेध कराए थे? 2 कराए थे। अच्छा, महाभाष्य जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और शुंग वंश के बाद में कौन सा वंश आया? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कर्ण वंश के बाद में जो है सातवाहन वंश आया और इसको आंध्र वंश भी बोला जाता है। तो इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? प्रतिष्ठान या पैठन इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और सात वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी सातवाहनों के टाइम पीरियड से। सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। बात करें कि हाथी गुम्फा का जो शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था वो किसने करवाया था? ये कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था, जो कि उड़ीसा में शासक था। और अगला देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, उसके बाद में आए थे शक, उसके बाद में आए थे पहलव, उसके बाद में आए थे कुषाण। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने जारी किए थे? तो जो विदेशी शासक थे उसमें हिंद यूनानी जो पहले थे, जिनको इंडो ग्रीक भी बोला जाता था, तो उन शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डिमेट्रियस। और प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। तो मिनांडर आपसे पूछा जा सकता है किस वंश का था? तो हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक वंश का था। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और मिलिंद पन्नो जो एक बुक है उस ग्रंथ की जो है रचना किसने की? नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत में कौन आया था? शक आए थे। और शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? रुद्रदामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख था गिरनार, तो रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था संस्कृत का पहला अभिलेख। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये था कुजुल कड़फिसस। और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। और कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। और कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? चलिए देख लेते हैं। तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक, ये जो चारों के चारों विद्वान और महान जो हस्तियाँ थीं, तो ये सारी की सारी कनिष्क के दरबार में थी। तो ये चारों आपसे क्वेश्चन में पूछ ही ली जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट लीजिए एक तरीके से, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाते हैं। और चरक संहिता की मतलब कि जो बुक थी वो किसने लिखी थी? चरक ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद के जनक किसको माना जाता है? चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन थे? नागार्जुन। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क द्वारा चलाया गया था 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब स्टार्ट हुआ? कुषाणों के काल में। आगे हम लोग बात करते हैं कि गांधार शैली कब फली फूली? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने। प्राचीन सिक्के कहलाए। प्राचीन जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। और गुप्त वंश का कुषाण के बाद में कौन आया? गुप्त वंश आया। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं कि
चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था तो इसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने। इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने दूसरी राजधानी, पहली तो इसकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? उज्जैन को। मेघदूत और कुमार संभव की रचना है, किसकी रचना है? मेघदूत और कुमार संभव जो बुकें हैं किसने लिखी हैं? कालिदास ने। गीत गोविंद बुक किसकी है? वो है जयदेव की। पंचतंत्र की बुक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके काल में आया था फाहियान 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? तो गुप्त टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। आगे देखते हैं कि चांदी का सिक्के को सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का जो एक सेनापति था, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था, यानी कि गिरा दिया था। आगे देखते कि हूणों को पराजित किया था किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त काल में जो भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूला जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। गुप्तकालीन जो रजत की मुद्राएं थी, यानी कि चांदी की, उनको क्या कहा जाता था? रूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी सोने की, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको बोला जाता था दीनार। और पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, गुप्त के बाद में कौन से आया? पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। और वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन, इसका अन्य नाम क्या था? शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर, पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, इससे थानेश्वर से ले जाके कहाँ पर बाद में स्थापित की? कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था भारत में किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 606 से 647 तक इसका शासनकाल था, तो इसी टाइम पीरियड के बीच में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग। और जो ह्वेनसांग आया था, अच्छा, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, तो उसका नाम है शियू की, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था तो वो कौन था? बाणभट्ट। और हर्षचरित एवं कादम्बरी, ये इसकी रचयिता कौन है? मतलब इन बुकों को किसने लिखा है? तो लिखा है बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित कराता था। कहाँ पे कराया था? प्रयाग में, इलाहाबाद में और प्रयागराज में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। उपज का 1/6 जो है इसकी कर की दर थी राजस्व। आगे बात करते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पे किया था? नर्मदा नदी के तट पर। अगला देखते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। और प्रथम तथा तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में, अलवय में। और चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। चोल राज्य का जो प्रमुख शासक था उसको बोला जाता है करिकाल। आगे देखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुरी में जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी शैली कैसी है? नागर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। भुवनेश्वर में लिंगराज जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, को बनवाया था नरसिंह देववर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरै। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु।
पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची थी। ये कहाँ पे थी? स्थित तमिलनाडु में। आगे देखते हैं कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर जिनको सप्तपेगोड़ा बोला जाता है का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मा, जिसको अपराजित बोलते हैं। और बातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। बातापी या फिर जिसको बादामी बोलते हैं कि चालुक्य की राजधानी क्या थी? बातापी। और इसका महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी मिलती है कहाँ पे मिलती है? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। तो एहोल अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने? हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बेंगी के चालुक्य जो थे इनका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। और होयसल वंश का संस्थापक भी कौन था? विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो हलेविड नाम से जाना जाता। तो ये कहाँ पे स्थित थी? कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी क्या थी? मान्यखेड़। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हैं, का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलभ द्वितीय ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेड़। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। इसको तंजावुर भी बोलते हैं। और चोल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो ये था राजराज प्रथम। आगे बात करते हैं कि जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर के मंदिर भी बोला था, ये शिव मंदिर था। इसको किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ हैं कहाँ हैं? चोल काल की। तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली जो बोली एक विमान शैली चलती है का प्रचलन हुआ था किसके समय में? चोल वंश के शासनकाल में। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। अब हम लोग देखेंगे पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जो बिहार में स्थित है की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। 770 से 810 के बीच में इसका शासनकाल था। तो इसी टाइम पीरियड में इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। आगे देखते हैं। तो बात करें कि जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव। तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि जयदेव किसके दरबार में विद्वान रहे थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्लड़ था। और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो जो कल्लड़ विद्वान था उसकी एक रचना है राज तरंगिनी। तो इसमें कश्मीर का जो पूरा का पूरा इतिहास है, प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी कश्मीर का इतिहास है, तो इसकी बुक राज तरंगिनी में उसका उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागवट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? जो तोमर शासक अनंगपाल ने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने मार डाला था? मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंदवरदाई ने। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? 1191 ईस्वी में, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जो है हार गया था। आगे देखेंगे चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। और धंग जो शासक था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल।
सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक कौन था? भीम प्रथम। आगे देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। तो आगे हम लोग देखेंगे कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है प्रसिद्ध, उसको किसने बनवाया था? भीम प्रथम का एक शामन था जिसका नाम था बिमलसा, तो उसने जैन मंदिर को बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जो थी, उसमें विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था 1448 ईस्वी में। और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? तो खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में पराजित किया था। तो हमारा जो प्राचीन काल के जो भारत के जो प्राचीन इतिहास जो था, तो उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इन दोनों वीडियो देखने के बाद में जो भी प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली बार मैं इस कड़ी में आपके लिए लेके आऊँगा मध्यकालीन भारत, तो वो भी मैं 2 पार्ट में आपका कंप्लीट करवा दूँगा। तो चलिए, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।